नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जी के क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त की सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो हम इसके बारे में जो है कल बात कर चुके हैं कि जो है हमने जो आज जो है जो 15 अगस्त है 2023 का, वो अगर हम 1947 के हिसाब से बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब तब से लेके 77वां 15 अगस्त जो है ये मनाया जाएगा। और अगर मनाने के हिसाब से बात करें 1948 से, तो ये 76वां 15 अगस्त होगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। ठीक है, तो आप सभी को एक बार फिर से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। जो आज आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो मानव संसाधन का होने वाला है। ठीक है, और ज्योग्राफी का जो ये 5th चैप्टर है 8th क्लास का। ठीक है, और इसके बाद जो है हम अभी हिस्ट्री की बुक जो है शुरू करेंगे 8th क्लास की। ठीक है, और हिस्ट्री की बुक जो है 8th क्लास की खत्म होगी, उसके बाद फिर हम 9th क्लास से फिर से स्टार्ट कर देंगे अपना पॉलिटी। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, आपके शेयर और सब्सक्राइब और लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और काम करने में मजा आता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मानव संसाधन के बारे में। जैसा आपको पता है कि लोग ही एक राष्ट्र के जो है सबसे बड़े संसाधन होते हैं, राष्ट्र की बहुत जो है सबसे बड़ी धरोहर होते हैं। ठीक है, प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है ना। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से जो है उसे संसाधन में परिवर्तित करते हैं। यानी प्रकृति तो लोगों को पैदा करती है ना। प्रकृति जैसे मान लीजिए, प्रकृति से जैसे लोग उत्पन्न हुए, ठीक है, लेकिन जब वो अपने जो अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी चीजें जो लगाते हैं और जो अपना जो श्रम लगाते हैं, तो उससे जो है ना वो अपनी योग्यताओं को विकसित करते हैं, उससे संसाधन में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। ठीक है, इस प्रकार जो मानव संसाधन ही है अंतिम संसाधन है। तो स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि अन्य जो संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। हम देखेंगे अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्वालिटी हमको देखने को मिलती है, अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, किस तरीके से भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है। पता है भाई, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है ना। सब एक क्लास में मान लीजिए कि 30-35 बच्चे अगर पढ़ते हैं, अगर 35 बच्चे पढ़ रहे हैं, 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। कुछ उसमें बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, है ना, वेल माइंडेड होते हैं, कुछ उसमें जो है एवरेज होते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़े कमजोर होते हैं, और जो कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें जो चीजें हैं देखने को मिलती हैं। और अब देख सकते हैं कि सभी लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वो चाहे वो आप किसी भी एक्ट में बात कर लीजिए, किसी भी चीज में, किसी भी रूप में बात कर लीजिए, चाहे वो पहनने ओढ़ने में हो, दिमाग में हो, या खेलने कूदने में हो, या किसी चीज में आप दें, चाहे बाई फेस ही क्यों ना हो, है ना, वो सभी से जो है एक दूसरे से भिन्न है। और जो उनकी जो संख्या है और उनके जो लक्षण है ना, वो भी बदलते हैं, है ना। जनसंख्या का जो वितरण है हम उसके बारे में बात करेंगे। जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का वितरण कि जनसंख्या को किस तरीके से जो है वितरित किया गया है भूपृष्ठ पर। तो हम देखते हैं कि भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, तो विश्व की जो जनसंख्या का 90% से भी जो अधिक जो भाग है वो भूपृष्ठ के लगभग 30% हिस्से पर ही निवास करता है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी जगहों पे क्या है, तो बाकी जगहों पे आपको पता है कि भाई पानी है ना। तो 30% जो है हिस्से पर ही निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। ठीक है, कैसे असमान है? कुछ क्षेत्र जो है घने बसे हुए हैं, है ना। कुछ क्षेत्र जैसे मैदानी इलाके हैं वो घने बसे हुए हैं, वहां पे लोग बसना ज्यादा पसंद करते हैं, वहां की हर चीज की सुविधा वहां पे मिल जाती है उनको। और कुछ जो है वो
हम देखते हैं कि जो विरले ही बसे हुए हैं, जैसे मान लीजिए जो पहाड़ी इलाके हैं वो दूर दूर घर होते हैं, वहाँ पे सुविधाएं कम होती हैं, लाइट बिजली जो है, बिजली है, पानी है और इस तरीके की और जो खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति वहाँ पे नहीं हो पाती है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है लोग कम बसे होते हैं। बसावट ज्यादातर कहाँ होती है, जहाँ पे आसानी से सब चीजें मुहैया हो जाए, है ना, काम की कमी नहीं है, मान लो खाने पीने की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, तो इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, जो घनी आबादी वाले जो इलाके हैं, घनी आबादी वाले इलाकों के बारे में अगर बात करें तो उसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उसके साथ साथ जो है उत्तरी अमेरिका के जो हिस्से हैं वो घने बसे हुए हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उच्च कटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतों और विषवतीय वनों के क्षेत्र जो है कम बसे हुए हैं, यहाँ पे कम लोग रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जहां पे बर्फ होगी वहां पे लोग नहीं रह पाएंगे, है ना, जहां मरुस्थल होगा वहां कम लोग रहते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से जो है देखने को मिल जाते हैं, और वो भी अपने हम देखते हैं कि किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। पर्वत जो होते हैं, पठार होते हैं, वहां पे कम लोग मिलते हैं देखने को, ठीक है। तो विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग, ठीक है, 2 महाद्वीपों यानी एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी आबादी जो है एशिया और अफ्रीका में रहती है ना। विश्व के 60% लोग जो है केवल 10 देशों में रहते हैं, 60% लोग। तो 10 देश कौन कौन से हैं? पहला आ जाता है आपका चीन, दूसरा आ जाता है भारत, ये 2 बड़े देश हो गए जो बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यूएसए, फिर आ जाता है इंडोनेशिया, फिर आ जाता है ब्राजील, ठीक है, उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान, फिर उसके बाद आता है बांग्लादेश, फिर उसके बाद नाइजीरिया, फिर उसके बाद आता है रूस, फिर उसके बाद आता है जापान, ठीक है। ये हो गए आपके 10 देश जहां पे 60% पूरी पॉपुलेशन का 60% लोग जो है बसे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें जनसंख्या घनत्व के बारे में कि जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व को समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत की जनसंख्या का जो औसत घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी जनसंख्या घनत्व को हम कैसे मापते हैं, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से इसको मापा जाता है। समझ गए? तो ये जो है जनसंख्या घनत्व कैसे मापा जाता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर वर्ग के दायरे में रहने वाले लोगों की जनसंख्या जो होती है, यानी जो लोगों की जो संख्या होती है उसको जनसंख्या घनत्व के रूप में मापा जाता है, ठीक है। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं सामान्य रूप से यह जो प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व जो है वो 51 है, ठीक है, 51 व्यक्ति पर किलोमीटर। कितना है विश्व का? अब पहले भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में ये है 382 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, और विश्व का है 51 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये याद रखिए। इसके साथ साथ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है दक्षिण मध्य एशिया में है, और इसके पश्चात क्रमशः हम देखते हैं कि पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को हमें मिलता है, ठीक है। अब एक शब्द आता है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा क्या होता है? तो यह जो है जीवन प्रत्याशा जो है उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। यानी ये उन वर्षों की जो संख्या है, ये वो वर्ष है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है, जिसको हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनको समझ लेते हैं।
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वो कौन से कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है, वो कारक कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्थलाकृति, ठीक है, पर्वतों पर, पठारों पर, या हम देखते हैं कि मैदानों पर, हाँ, खेती निर्माण और सेवा हेतु गंगा के मैदान, मतलब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है पर्वतों पर, पठारों पर जो है लोग कम रहते हैं, है ना। और खेती जो मैदान है, मैदानों पर जो लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं, है ना। तो स्थलाकृति जो है उसको प्रभावित करती है। जो पहला कारक हो गया वो हो गया स्थलाकृति। स्थलाकृति प्रभावित करती है, ठीक है, क्योंकि पर्वतों पर, पठारों पर लोग रहते नहीं है, लोग मैदानों में रहते हैं, ठीक है। और खेती के लिए लोग मैदानों में रहना पसंद करते हैं, अपने सेवा हेतु जो है मैदानों में रहना पसंद करते हैं। और गंगा के मैदान उसके लिए उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसका उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। दूसरा आता है जलवायु। जलवायु भी प्रभावित करती है जो है लोगों को। कैसे? लोग सामान्य जलवायु में जो है सहज महसूस करते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा ठंड हो, या -50 डिग्री हो, -40 डिग्री हो, या आप देखो कि जो 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्मी हो, है ना, तो वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। लोग कहाँ रहेंगे? जहाँ पे जो है नॉर्मल मौसम होता है ना, जहाँ पे नॉर्मल जलवायु होती है, और जहाँ पे जो है ना ज्यादा ठंड हो ना ज्यादा गर्म हो, या हो भी तो इतना हो जिसमें मेंटेन किया जा सके, तो वहां पे लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद जो तीसरा आ जाता है मृदा, यानी मिट्टी, ठीक है। तो उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, ठीक है। चीन में हुआंग हो, ठीक है, हुआंग ही जो नदी है वो उसके आसपास का जो मैदान है, ठीक है। मिस्र में जो नील नदी है उसका जो मैदान है, तो वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे कृषि के लिए अनुकूल वातावरण उनको मिलता है, और वो मिट्टी जो है उपयुक्त है ना। तो मृदा जो है उसको प्रभावित करती है। अब चौथा आ जाता है आपका जल। मृदा के साथ साथ जल भी प्रभावित करता है भाई। जहां पे पीने के लिए पानी मिलेगा, जहां से स्वच्छ पानी मिलेगा, अलवणीय पानी मिलेगा, जहां बिना नमकीन का पानी मिलेगा, वहां लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे हम देखते हैं कि अच्छा आसानी से खेती हो सकती है, आसानी से लोग वहां रह सकते हैं, पीने का पानी उनको आसानी से मुहैया हो जाता है ना, तो वहां पे जो है रहना पसंद करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं खनिज। पांचवा जो है आपका खनिज। तो खनिज क्या देखने को मिलता है? खनिज जो है निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हैं। जो जहां पे खनिज की प्राप्ति होती है वहां पे लोग ज्यादा बसते हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अगर देखें तो दक्षिण अफ्रीका जो हीरे की खान है वहां पे ज्यादा हमें लोग देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पे रोजगार मिलता है ना, रोजगार मिलेगा, काम करने के लिए जो है कार्य वहां पे मिलता है, तो इसीलिए वहां पे लोग ज्यादा बसना पसंद करते हैं। इन कारणों के अलावा हमारे पास जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी हैं, ठीक है। इन कारकों के अलावा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक भी हैं। सांस्कृतिक कारक, ठीक है। तो एक एक करके इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आर्थिक कारक की बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आर्थिक कारक समझ लेते हैं। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है। और जो औद्योगिक जो क्षेत्र है वो रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं, है ना। आर्थिक कारक है क्योंकि वो आपको नौकरी देते हैं, है ना, तो लोग जो है उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं।
ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें जैसे जापान में ओसाका है और भारत में मुंबई, दो जो है घने बसे हुए जो है क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक कारण, तो सांस्कृतिक कारणों में हम देखते हैं कि धर्म और संस्कृति महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे मान लीजिए यरूशलेम है ना, भारत में हम देखें तो वाराणसी है, ठीक है, इलाहाबाद है, संगम नगरी है, उसके बाद हम देखें हरिद्वार है, ऋषिकेश, इस तरीके के जो स्थल है वो सांस्कृतिक कारण के उदाहरण है, सांस्कृतिक कारक के उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक कारक, तो सामाजिक कारक में क्या, तो अच्छे आवास, शिक्षा, जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, है ना, और जो सरकार जहाँ पे जागरूक होती है और देखती है कि भाई लोगों को किस चीज की कमी है, लोग जो सरकार उस चीज की पूर्ति करती है, तो अच्छे आवास, शिक्षा और जो स्वास्थ्य जो बेसिक जो बुनियादी चीजें जहाँ पे अच्छे से मिलेंगी वहां पे लोग बसना ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये हो गया आपका सामाजिक कारण। अब हम बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के बारे में। जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन क्या है, तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन जो है एक निश्चित जो है अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है। आपको पता है कि लोग कितनी तेजी से जो है काफी तेजी से जो है बढ़ रही है ना। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। अगर हम बात करें सन 1800 तक जो है विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, क्योंकि बच्चे जन्म लेते थे और उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ठीक है। क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पे उपलब्ध नहीं थी उस समय, 1800 ईस्वी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। अंग्रेजों के समय में तो वहां पे जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, पर्याप्त भोजन नहीं उनको मिल पाता था, कुपोषण के शिकार होते थे। ठीक है। और उनकी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है। उनका इलाज नहीं हो पाता था, है ना। कमजोर पैदा होते थे तो जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। बच्चे को दोनों को जो है स्वस्थ रहने की बहुत आवश्यकता होती है, और खास तौर से जिस समय बच्चा पैदा होता है उस समय माँ का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। तभी वो एक स्वस्थ बच्चे को पैदा कर सकती है। तो हम देखते हैं कि 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। 1804 में विश्व की जो जनसंख्या थी वो 1 अरब हो गई। अभी हम विश्व की बात कर रहे हैं। ठीक है। 1804 में, उसके बाद 150 वर्षों, लगभग 150 वर्षों के बाद यानी लगभग 1959 में विश्व की जो जनसंख्या थी वो 3 अरब पहुंच गई। अब देखते रहिए कितनी तेजी से जो है जनसंख्या बढ़ी है। इसे जो है जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको हम? जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में, यानी अभी हमने 1959 की बात की, 1959 के बाद 1999, यानी 30 वर्ष की जो अवधि थी ना, या उससे भी कम कहें तो जो विश्व की जो जनसंख्या थी वो 6 अरब हो गई। कितनी हो गई? 6 अरब हो गई। पहले 150 साल में बढ़ी, पहले 150 साल में पहुंची 3 अरब तक, उसके बाद 30 साल में ही उसने 3 अरब क्रॉस कर दिया। ठीक है। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति, ठीक है, औषधि जो प्रोवाइड कराई गई उसके कारण जो मृत्यु में कमी हुई, ठीक है, मृत्यु दर में जो कमी हुई वो उसका कारण था। खाद्य आपूर्ति मिली, यानी लोग जो है खाने के लिए उनको टाइम से भोजन मिला तो वो स्वस्थ होने लगे, है ना, तो मृत्यु कम हुई लोगों की, स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिली। ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये जनसंख्या में वृद्धि हुई, और आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो लगभग 7 अरब को ये जो है जो जनसंख्या वो क्रॉस कर गई है वर्ल्ड की। ठीक है। तो इस जो जन्म दर और अर्थात जो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, यानी अगर हम जन्म दर की बात करें तो जन्म दर क्या होता है? और जन्म दर और मृत्यु दर, सबसे पहले समझ लेते हैं। जन्म दर जो होता है वो होता है कि 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या,
ठीक है, 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर होता है कि 1000 व्यक्तियों पर जो है मृतकों की संख्या मापी जाती है। यानी 1000 व्यक्तियों पर जो जो जन्मों की जो संख्या होगी, 1000 व्यक्तियों पर जन्मों की संख्या और 1000 मृतकों पर जो है 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की जो संख्या है वो मृत्यु दर कहलाती है। इसके साथ साथ किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने जो होता है ना, आना जाना जो होता है उसको प्रवास कहते हैं हम। प्रवास के कारण भी जनसंख्या बढ़ती है ना, प्रवास के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो मान लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं, यानी किसी क्षेत्र विशेष से लोगों के आने जाने को जो है हम प्रवास कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी मान लीजिए एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले गए तो वहां की जनसंख्या विस्तृत हो जाएगी। भाई 1-2 लोगों से तो नहीं होती है, लेकिन मान लीजिए अगर 10 लाख लोग चले जाए, 5 लाख लोग चले जाए, 15 लाख लोग चले जाए, तब तो बढ़ेगी ना जनसंख्या। तो उसको हम प्रवास के थ्रू समझ सकते हैं किस तरीके जब लोग प्रवास करते हैं ना, एक विशेष जगह से इधर से उधर जब लोग जाते हैं तो उसको हम प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन जो होता है ना, वो प्राकृतिक कारक है, जो प्राकृतिक कारण इसको माना जाता है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या जो है वो परिवर्तन को उसको प्राकृतिक कारण माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक शब्द है उत्प्रवासी की। उत्प्रवासी क्या होता है? ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं और हमको पता नहीं होता है कि हम उनको क्या जवाब देंगे। ठीक है, तो ये वे लोग होते हैं जो उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, ये कौन लोग होते हैं? देश छोड़ने वाले लोग होते हैं, जो मान लीजिए किसी एक देश में रहते हैं और वो देश छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, और अप्रवासी कौन लोग होते हैं? वे लोग होते हैं जो नए देश में जाते हैं। कौन होते हैं अप्रवासी? अप्रवासी वे लोग होते हैं जो नए देश में जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक जो प्रवास है एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। तो इसकी वजह से जो है जनसंख्या में परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अब जो है इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। तो जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। मान लीजिए केनिया की बात करें तो केनिया की जो जनसंख्या वृद्धि है ना, वो मतलब वृद्धि तो उसकी ऊंची है, लेकिन वहां पे मृतकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो कम है ना। तो अगर हम यूके की बात करें तो यूके में जो है निम्न जन्म दर है। ठीक है, यूके में जो है निम्न जन्म दर है और मृत्यु दर है, और जो है वृद्धि है ना वहां की वो मंद है, यानी जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। ठीक है, तो वहां की जो वृद्धि है वहां की मंद है। केनिया में जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से ऊंची मतलब होती है, लेकिन वहां पे मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जनसंख्या का वृद्धि तो खैर हो ही रही है, लेकिन मृत्यु दर भी काफी अधिक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनसंख्या संगठन के बारे में। संगठन तो हम देखते हैं कि किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ जो है हम देखते हैं कि उसका असर इतना नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए देखें तो हम बांग्लादेश और जापान को ले सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश जो है जनसंख्या काफी ज्यादा है, लेकिन वहां के जो है हम देखते हैं कि जो उसका आर्थिक विकास उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। ठीक है, और ऐसे ही जापान है ना। तो एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उसके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं।
ठीक है, जैसे मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि किस तरीके से लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वो आयु, लिंग, साक्षरता स्तर और स्वास्थ्य दशा और व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसके साथ साथ लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। ठीक है, तो जनसंख्या संगठन जो है जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जो है अपनी जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। अच्छा, जनसंख्या संगठन जो संगठन है हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष व कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु के हैं, जो है कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक हम देखते हैं कि रुचिकर जो विधि है वो जनसंख्या पिरामिड है। जनसंख्या पिरामिड, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जनसंख्या पिरामिड, ठीक है, एक पिरामिड होता है, उसको मैं अभी बनाता हूं, ठीक है, आपको समझाता हूं, ठीक है, जिसे आयु लिंग जो है पिरामिड भी कहते हैं। मान लीजिए कि एक ये लाइन है, ठीक है, यहां पे जो है इस तरीके से ये उठा और ये लाइन है इस तरीके से ये उठा। यहां पे आपकी परसेंटेज हो जाती है, ठीक है, और यहां पे आयु हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए 15 से 19 वर्ष की आयु यहां पे आ गई, 15 से 19 वर्ष की आयु यहां पे आ गई, यहां पे आ गई, यहां पे जो आयु आ गई वो 65 वर्ष आ गई। यानी जो ये लोग जो होंगे वो 65 वर्ष से ऊपर के होंगे, ठीक है, और ये जो लोग होंगे जो 15 से 19 वर्ष के तक के जो लोग होंगे वो इससे नीचे के लोग होंगे यहां तक। और उसके बाद जो 15 से लेके और 65 के बीच के जो लोग होंगे ना वो कार्यरत श्रेणी में आते हैं। कार्यरत जो लोग होते हैं वो लोग आते हैं इसमें। यानी हमारा जो मानना क्या है कि 15 वर्ष से जो नीचे के लोग होते हैं वो कार्यरत नहीं होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। वैसे ही 65 वर्ष से ऊपर के जो लोग होते हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं। इस तरीके से हम मापा जाता है ये पिरामिड। और जैसे जैसे ये पिरामिड जैसे चौड़ा होता जाएगा ना, मान लीजिए कि ये चौड़ा हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ की स्थिति अगर चौड़ी है तो समझ लीजिए कि यहाँ के लोग जो है काफी युवा है, ठीक है। यहाँ के अगर यहाँ से लेकर और यहाँ की स्थिति अगर ज्यादा है तो यहाँ देखेंगे कि काफी जो है 15 साल से कम उम्र के लोग हैं इस जगह पे। और अगर ये पतला हो रहा है तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ अगर पतला हो जाए तो वो समझिए कि जो है यहाँ के लोग जो है 65 से ऊपर के लोग हैं और काफी कम लोग हैं, ठीक है। तो ये है पिरामिड, और पिरामिड को इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें जो काफी चीजें देखने को मिलती हैं, तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, तो एक जनसंख्या जो पिरामिड है वो हम देखते हैं कि कुल जनसंख्या जो है भिन्नता आयु वर्गों में विभाजित है। जैसे 5 से 9 वर्ष या 10 से 14 वर्ष जो भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने एक अंदाजन आपको ये लिख के बता दिया है यहाँ से किस तरीके से इसको मापा जाता है। तो कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्गों में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है, ठीक है। उस देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। कैसे? बच्चों का जो संख्या है, मान लीजिए 15 तक मैंने लिखी है, 15 से 19 से 15 से नीचे लोगों की है, ठीक है। यहाँ से जो है 15 से नीचे के लोगों की है। जैसे मान लीजिए 0 से 4 है, फिर 5 से 6 है, 6 से 7 है, इस तरीके से 8 से 10 है, 10 से 15, इस तरीके से जो है देखने को मिलता है, ठीक है। निचले भाग में जो है दिखाई देती है, यानी यहाँ जो है यहाँ से निचले भाग में दिखाई देता है 15 वर्ष से कम उम्र के। और यह जन्म के स्तर को दर्शाता है, यानी किस तरीके से यहाँ पे जन्म हुआ, यहाँ परसेंटेज होगी, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगी। और ये जो संख्या होती है ना, इधर वाली जो संख्या ये है स्त्रियों के लिए है, ठीक है, ये है पुरुष हेतु। ये जो दो पिरामिड जो ये बने हैं ना, आप देख सकते हैं बीच में, तो ये स्त्रियों की हो गई, ये जो है पुरुषों की हो गई। तो इधर से हम स्त्रियों को देख सकते हैं, इधर से हम पुरुषों को देख सकते हैं, ठीक है। तो और ये जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का जो आकार है वृद्ध लोगों को दर्शाता है, यानी 65 वर्ष से ऊपर के लोगों को, ठीक है। और मृतकों की संख्या को दर्शाता है, यानी जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, जितना पतला होता जाएगा, हम देखते जाएंगे कि भाई लोग जो है कम हो रहे हैं, वृद्ध लोगों की कमी हो रही है ना।
और जनसंख्या पिरामिड एक देश के आश्रित लोगों की जो है संख्या भी बताता है, यानी 15 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, जाहिर सी बात है वो आश्रित होते हैं अपनी फैमिली के ऊपर। वैसे ही 65 वर्ष से जो ऊपर के जो लोग होते हैं वो भी अपनी फैमिली के ऊपर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पिरामिड को देख के समझ सकते हैं। तो अभी जो है ये जो चैप्टर था मानव संसाधन, उन मानव संसाधन में हमें इतना ही पढ़ना था। ठीक है, तो हमने काफी कुछ चीजें इसमें जो है समझ ली हैं आज। ठीक है, तो इन चीजों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आई है कुछ चीजें तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से आपको एक बार और समझा सकते हैं। भाई आप जब तक पूछेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और एक बार फिर से सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। और आज के जो चैप्टर था ये 5वां, वो आखिरी चैप्टर था 8th क्लास का। ठीक है, ज्योग्राफी का। इसके बाद हम जो है हिस्ट्री शुरू कराएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।